नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, एक प्यारी सी क्लास में मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी लोग भाई जल्दी जल्दी से जो है इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग जो हमारा कंडीशनल चैप्टर हमने शुरू किया था उसके अंदर जो भी पॉइंट्स रह गए हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा और आप लोगों को यहीं से मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं भाई। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा जो एक तरीके से प्रीव्यू है वो ले लेते हैं। देखो, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को ये बताया था कंडीशनल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उन टाइप्स को वन बाय वन मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के सामने। अब हम लोग उन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं, यानी कि इन्हें भी आप कॉन्सेप्ट करके ही अगर याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं आज जो चीजें आपको बताने वाला हूं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको जो कंडीशनल वाली क्लाउज होती है, यानी जिसमें कंडीशन बताई जाती है, तो कंडीशन वाली क्लाउज में जो मैं कंजंक्शन यूज कर रहा था वो एक कंजंक्शन था इफ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कहा था मैं ये स्टैंडर्ड कंजंक्शन लेके चल रहा हूं, एग्जामिनर इसकी जगह पे चेंज भी कर सकता है। तो याद रखना, जो ये इफ कंजंक्शन है एग्जामिनर इसकी जगह कई सारे कंजंक्शन यूज करता है, तो वो कंजंक्शन आपको पता होने चाहिए। या कभी कभी कोई फ्रेजेस भी यूज कर लेता है और बहुत सारी, तो हम उनकी बात कर लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आपका एज इफ होता है, इसको यूज कर सकता है, एज दो यूज कर सकता है, आई विश यूज कर सकता है, कुछ फ्रेजेस भी होती है ये। बी विश हो सकता है, और अगर मैं बात करूं यहां पे इफ ओनली भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। ये मेरे भाई कुछ फ्रेजेस हैं, ये सारी की सारी जब भी यूज होंगी तो ये याद रखना, ये इफ की जगह पे, यानी या तो इफ देखने को मिलेगा आपको या इफ की जगह पे इनमें से कोई भी देखने को मिल सकती है। तो आप तुरंत समझ जाना कि वो जो क्लाउज होगी इनके साथ बनने वाली वो अपने आप में कंडीशन वाली क्लाउज होगी, यानी जिसके अंदर कंडीशन दे रखा होगा। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि इनके साथ में कई बार बच्चा इफ के साथ तो स्ट्रक्चर रट लेता है कि इफ के साथ वाली क्लाउज में ऐसा होगा तो उस वाली क्लाउज में ऐसा हो जाएगा। तो बच्चा इफ के साथ ना चीजों को रट लेता है, तो आपको इफ के साथ नहीं रटना है, आपको याद रखना है। इसीलिए मैंने कल की क्लास में भी कहा था कि मैं इफ को एक स्टैंडर्ड कंजंक्शन बना के यहां पे रख रहा हूं, आपको इफ की जगह पे और चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इसको बता दिया कि इफ की जगह पे आपको एज इफ, एज दो, आई विश, बी विश या इफ ओनली जैसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। अब याद रखना, इन सभी के साथ में आप किसी भी प्रकार का कंडीशनल बना सकते हैं, यानी एनी टाइप ऑफ कंडीशनल। इनके साथ में आप किसी भी टाइप का कंडीशनल सेंटेंस बनाइए, सभी टाइप के बिल्कुल एकदम फिक्स तरीके से बनेंगे, जैसे आप इफ के साथ बना रहे थे। तो किसी भी टाइप के बनाइए, आप सभी टाइप्स के बना सकते हैं इसके साथ। लाइक जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं तो मैंने यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा इफ आई वर अ किंग, आई विल डू एनीथिंग। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप पहले तो मुझे इसके अंदर गलती बताएंगे, तो आप तुरंत बता देंगे। आप कहेंगे भैया जी इफ वाली क्लाउज आपने बताया था कंडीशन वाली होती है, अब इसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, वर, जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इफ के साथ वाली क्लाउज में अगर सेकंड फॉर्म दे रखी होती है तो वहां मैंने आपको बताया था सेकंड कंडीशनल अप्लाई होता है। सेकंड कंडीशनल का मतलब होता है साथ वाली क्लाउज के अंदर वुड देना। तो यहां पर तो बिल लगा रखा है, ये तो फर्स्ट कंडीशनल में आता है, तो हमें यहां वुड लगाना पड़ेगा, जिससे ये हो जाएगा इफ आई वर अ किंग आई वुड डू एनीथिंग। काश कि मैं एक राजा होता तो मैं कुछ भी कर सकता था, ये वाली बात होती। ठीक है, कुछ भी कर सकता था, ये वाली बात। तो ना आप राजा है ना ऐसा होगा, तो ये सेकंड कंडीशनल के अंदर है। अब आप यहां पे बात को समझिए, यहां पर अब जो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आया,
इसको लिखने के लिए हम चाहें तो ये इफ वाला स्ट्रक्चर जो कि स्टैंडर्ड होता है इसको भी यूज कर सकते हैं, या इसकी जगह पे इनमें से कोई सा भी आप रख सकते हैं उठा के। लाइक मैं यहाँ पे आई की बात कर रहा हूं तो मैं आई विश वाला रख दूंगा, या यहाँ पे मान लो जैसे मैं ज्यादा लोगों की बात करता कि काश कि हम राजा होते। कई बार आपने सुना होगा दो दोस्त बैठ के आपस में बातें करते तो कहते ना काश कि यार हम भी अमीर होते तो हम ये चीज खरीदते। तो दो दोस्त बैठ के अगर कर रहे हैं तो प्लूरल सेंस में है, तो फिर वो यहाँ पे बी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई विश एक व्यक्ति के लिए, अपने खुद के लिए है, ठीक है। तो यहां पे जैसे आई के सेंस में है तो इसको अगर मैं चाहूं तो इनमें से किसी भी कंजंक्शन के साथ लिख दूं, वो अपने आप में मेरे भाई कंडीशनल वाली क्लॉज ही मानी जाएगी। तो जैसे मैंने मान लो इसके साथ में लिख दिया ऐसे, एज इफ आई वर अ किंग, आई वुड डू एनीथिंग। अब इन दोनों में क्या कोई अंतर पड़ा? कुछ नहीं, बस केवल क्या हुआ, जो हमारा कंडीशन वाला कंजंक्शन था बस वो बदल गया, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यही काम आपको ध्यान रखना है, जब भी इनमें से कोई सा भी आपका कोई भी फ्रेज या कोई कंजंक्शन अगर यूज हो रहा होगा तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि भाई बस वो कंजंक्शन बदलेगा, उसके यूज होने का कुछ भी पैटर्न नहीं बदलेगा। अगर वो फर्स्ट कंडीशनल अप्लाई हो रहा होगा तो फर्स्ट कंडीशनल अप्लाई करोगे, सेकंड अप्लाई हो रहा होगा सेकंड कर दोगे, थर्ड हो रहा होगा थर्ड कर दोगे। जैसे इस वाले में सेकंड कंडीशनल अप्लाई हुआ तो देखो हमने यहां पर भी उसके साथ में इफ वाला था तब भी हमने सेकंड कंडीशनल ही किया, और यहां पर एज इफ दे रखा है तब भी हमने सेकंड कंडीशनल अप्लाई किया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कभी भी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देता है। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। उसको पता है कि आप इफ वाले स्ट्रक्चर के साथ बहुत अच्छी तरीके से चीजों को रटे हुए हैं, तो वो इफ वाले स्ट्रक्चर के साथ कभी कभी देता ही नहीं है, वो चेंज कर देता है उनको। तो बस वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है भाई। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट समझना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी एक बहुत ही जबरदस्त है और उस पॉइंट पे भी आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ये तो हम समझ गए कि भाई आपको इफ कंजंक्शन की जगह पे कुछ और चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन यहीं पर क्या होता है कि कंडीशन वाली क्लॉज बताने के लिए कई बार एग्जामिनर इन्वर्जन का भी यूज करता है। तो इन्वर्जन की मदद से भी हम कंडीशनल को दिखा सकते हैं, ये हमारा आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा। और एग्जामिनर जब इन्वर्जन की तरफ से वो दिखाता है ना कंडीशनल, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे यार ये कैसे हो गया, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो आप ये याद रखिएगा, ये बात यहां पे लिख लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर आप ये बात लिख लीजिए, we can make a conditional sentence with we can make a conditional sentence with inversion। तो इन्वर्जन के साथ भी जो है हम बना सकते हैं। अब इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कैसा होता है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई इन्वर्जन का मतलब होता है कि वो एम्फेसाइज करने के लिए आता है स्टेटमेंट को, यानी कोई बात को अगर हमें जोर देके करना है तो हम उसको इन्वर्जन में यूज कर लेंगे और वो अपने आप में थोड़ी सी एम्फेसाइज हो जाएगी। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि इन्वर्जन क्रिएट करने के लिए बस और कुछ नहीं होता, अगर आपकी स्टेटमेंट असर्टिव में है तो उसको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में लिख दिया जाता है, और अगर आपकी स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव में है तो उसको किस में लिख दिया जाता है, असर्टिव में लिख दिया जाता है। बस दोनों को उल्टा कर देना है। समझ में आ गई बात? चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे इन्वर्जन अप्लाई होता है। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब भी हम इन्वर्जन अप्लाई करते हैं तो होगा क्या, जैसे मैंने मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने फर्स्ट कंडीशनल ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट कंडीशनल। अब फर्स्ट कंडीशनल में आप जानते हैं कि इफ के साथ वाली क्लॉज में आपको सिंपल प्रेजेंट नजर आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस होगा, यही तो हो सकता है। और जो नॉर्मल वाली क्लॉज होगी उसके अंदर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आपको याद रखना है, जब आप यहां पर, ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, ये तो कंजंक्शन वाला तरीका हो गया दिखाने का।
इसकी जगह पे मैं वो और कंजंक्शन भी यूज करता हूं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि इसकी जगह पे हम और कंजंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अब ये तीसरा तरीका है हमारे पास इन्वर्जन दिखाने का कि हम क्या करें कि ये जो कंजंक्शन दे रखा है इसको यहां से हटा दे और इस स्टेटमेंट को इन्वर्जन में लिख दे, तब भी हमारा काम बन जाएगा। कैसे? देखो, अगर मुझे फर्स्ट कंडीशनल को इन्वर्जन वाले स्ट्रक्चर में लिख के कंडीशनल दिखानी है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो कंजंक्शन है पहली चीज तो मैं इसको हटा दूंगा और ये जो यहां पे मुझे स्ट्रक्चर दे रखा है इसको इन्वर्जन में अप्लाई कर दूंगा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं सिंपल प्रेजेंट है तो पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी जो कि डू या फिर डज होगी, उसके बाद मुझे सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद मुझे मेन वर्ब लिखनी होगी, बात खत्म। फिर यहां पे मैं जो है हमारा स्ट्रक्चर है नॉर्मल, इसके साथ वे स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी याद रखना है जो आपकी कंडीशनल वाली क्लाउज होती है इन्वर्जन केवल उसी के अंदर अप्लाई होगा, यानी केवल कंडीशनल वाली क्लाउज में इन्वर्जन इसी में लागू होगा। ठीक है, यानी जो इन्वर्जन आप लगाएंगे वो केवल इसी में लगाएंगे। इस वाली स्टेटमेंट को ऐसे ही लिखे रहने देना नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में दे रखी हो, जौन से भी सेंटेंस में लिखी हुई हो आप उसी में लिखे रहने देना इसको। बस केवल जो आपको बदलाव करने वो इसमें। अब दोनों में एक छोटा सा अगर डिफरेंस देखोगे तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपके कंडीशनल बताने के लिए आएंगे, वो भी फर्स्ट कंडीशनल को। दोनों में बस डिफरेंस इतना हुआ कि इसमें आपने एक कंजंक्शन लगाया कंडीशन बताने वाला और यहां पे आपने कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन ना लगा के आपने उस स्ट्रक्चर को इन्वर्स कर दिया, यानी इन्वर्जन बना दिया उसका, और इसकी मदद से भी आप इसको कंडीशनल दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन दूं तो क्या आप इसको कर सकते हैं? लाइक जैसे मैंने लिखा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब आप मुझे बताइए क्या आप इसको आसानी से कर सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप नोटिस करो, आपको तुरंत पता चलेगा कि इफ वाली क्लास जो आपकी क्लाउज दे रखी है इफ वाली, इसके अंदर सीधे सीधे आपको वर्क हार्ड यानी काम करने की बात दे रखी है। तो यहां पर अगर हम नोटिस करें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने कहा था अगर इफ वाली क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं अगर वो दिखाई दे जाए तो वहां फर्स्ट कंडीशनल बन रहा होता है। तो यहां पर मेरे भाई क्योंकि इधर वाली क्लाउज में अगर आप देखोगे तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपका कौन सा कंडीशनल अप्लाई है? फर्स्ट कंडीशनल। अब ये फर्स्ट कंडीशनल बन रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे इसको इस वाले तरीके से लिख के दिखा दो, इन्वर्जन वाले तरीके से। तो एग्जामिनर तुरंत पता है क्या करेगा, इस वाले क्वेश्चन को इफ वाले स्ट्रक्चर से ना लिख के चलिए तो बात करते हैं आगे। देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि भाई एग्जामिनर क्या करेगा। अब ये तो आपको नॉर्मल लिखा हुआ है, कंजंक्शन के साथ में लिखा हुआ है, आप पहचान लोगे डायरेक्ट। लेकिन एग्जामिनर कल को इसी को ना इन्वर्जन में भी अप्लाई करके दे सकता है। तो आप मुझे बताओ कैसे इन्वर्जन अप्लाई होगा इसमें? तो आप कहेंगे भैया जी ये असर्टिव स्टेटमेंट है, अगर इसका इन्वर्जन बनाना है तो इसको इंट्रोगेटिव में लिख दो। तो आप मुझे बताओ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो अगर इसके लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी तो मैं क्या लगाऊंगा? पहली बात तो ये कंजंक्शन गायब हो जाएगा, देखो यहां पे गायब हो रखा है, तो इस कंजंक्शन को नहीं लगाना है। अब डायरेक्ट इन्वर्जन अप्लाई करना है आपको सेंटेंस के अंदर। तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे डू यू वर्क हार्ड, ये लिखना है डू यू वर्क हार्ड, और फिर आपको लिखना है यू विल पास। अब ये आपका फर्स्ट कंडीशनल बन गया। अब इसके अंदर पता है क्या हुआ, आप ये देखोगे कि भैया यहां तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बना दी आपने, तो यहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगा? भाई इसी को इन्वर्जन कहते हैं, क्योंकि आप यहां इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये अपना मीनिंग इंट्रोगेटिव वाला नहीं कर रही है। यहां ये इन्वर्जन अप्लाई हुआ है और ये इस स्टेटमेंट को एम्फेसाइज कर रही है, बस बात खत्म। दोनों का मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी फर्स्ट कंडीशनल है, ये भी फर्स्ट कंडीशनल है, दोनों को दिखाने का तरीका बदल गया है। इसको हमने इफ कंजंक्शन के माध्यम से दिखाया और इसको हमने इन्वर्जन के माध्यम से दिखाया। तो दोनों को दिखाने का तरीका अलग है बट काम दोनों का एक ही है। आपको एग्जामिनर अगर इस
तरीके से लिख के दे देगा ना, माथा पटकते रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा फर्स्ट कंडीशनल कैसे अप्लाई किया। तो आपको दोनों ही स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। कई बार एग्जामिनर इस फॉर्म में ना लिख के इस वाली फॉर्म में लिख के दे देता है क्वेश्चन, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो वो चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से मैं आपको कोई से कंडीशनल में अप्लाई करके दिखा सकता हूं। आप जिस भी कंडीशनल की बात करो उसमें अप्लाई करके दिखा देंगे। चलो देखो सेकंड कंडीशनल में दिखाते हैं इसी प्रकार से। जैसे यहां अप्लाई हुआ है वैसे ही सेकंड कंडीशनल में भी सेम अप्लाई होगा। देखो थर्ड कंडीशनल में भी अप्लाई होगा वैसे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे अप्लाई होगा। देखो सेकंड कंडीशनल के अंदर आपको नॉर्मली क्या बताया था, तो आप कहेंगे भैया जी नॉर्मली आपने बताया था कि इफ वाली क्लाउज के अंदर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आएगी, और जो नॉर्मल वाली क्लाउज होगी उसके अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी। ये आपका कौन सा कंडीशनल होता है, सेकंड वाला कंडीशनल होता है। अब इसी को लिखने के लिए मैं इन्वर्जन वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकता हूं। अब इन्वर्जन वाले तरीके के अंदर मुझे क्या करना होगा, आप मुझे बताओ। अगर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो जाहिर सी बात है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का दो कॉम्पोजिशन होता है, एक तो डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है, और हमारी वॉज या वर भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर लेती हैं, हम जानते हैं। हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में ये चीज पढ़ रखी है बढ़िया तरीके से। तो मेरे भाई अगर आपको यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह पे कभी वॉज या वर नजर आ जाए, पहली बात तो वॉज आएगा नहीं नजर, क्योंकि कंडीशनल में केवल केवल किसका यूज किया जाता है, वर का यूज किया जाता है। तो आप इसी को हेल्पिंग वर्ब मानेंगे अगर इन्वर्जन बना के अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन हां अगर कोई और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, कोई और आपको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, तो उस केस में मेरे भाई ध्यान रखना आपको डिड हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। कैसे, देखिए मैं आपको दो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जब आप इन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो इसमें होगा ये, जैसे मान लो आपको बर वाला स्ट्रक्चर दे रखा है, जैसे इफ आई वर अ किंग, या ऐसे करके दे रखा है इफ आई वर अ बर्ड, ऐसे करके अगर दे रखा है तो वो बर ही आपकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे मान लो सेकंड फॉर्म ऑफ ये दे रखी है वर्ब, तो आप क्या करेंगे यहां पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे बर लगा देंगे, फिर आप मेरे भाई अपना सब्जेक्ट लगा देंगे उसके बाद, और फिर उसके बाद आप यहां पे जो भी आपका कुछ और अगर दे रखा होगा तो वो लगा देंगे ऑब्जेक्ट वगैरह, या अगर कोई और, पहली बात तो वर्ब देगा नहीं, अगर बर के साथ में होगा तो ये स्ट्रक्चर बन रहा होगा। या अदर कोई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, याद रखना अदर कोई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आपको दे रखी होगी तो उस केस में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा। फिर होगा ये कि आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो अपनी डिड लगाएंगे, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी मेरे भाई, और फिर आपका जो भी अगर ऑब्जेक्ट वगैरह दे रखा होगा तो वो आ जाएगा, नहीं दे रखा होगा तो नहीं आएगा, सीधी सिंपल सी बात है। तो ये स्ट्रक्चर फिर आप अप्लाई करेंगे। और सेकंड वाली क्लाउज के अंदर तो आप जानते ही है वो तो नॉर्मली रहेगा दोनों के अंदर, यानी यहां पर भी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी नॉर्मल, जो भी है आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, और यहां पर भी वही रहेगा। यानी आपको सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई सेकंड वाली स्टेटमेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो भी छेड़छाड़ होगी वो केवल केवल इस वाली स्टेटमेंट के साथ होगी, कंडीशनल वाली, ठीक है, जिसके अंदर कंडीशन दे रखी होती है उसी स्टेटमेंट को छेड़छाड़ करना है बस, बाकी किसी स्टेटमेंट को टच नहीं करना, उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा इफ आई वर अ बर्ड आई कैन फ्लाई। सबसे पहले तो इसमें गलती बताओ क्या है, तो आप तुरंत नोटिस करेंगे कि भैया जी आपने हमें बताया था कि इफ वाली क्लाउज कभी भी यूज होगी तो भाई उसके अंदर आप ये देखना कि कंडीशन कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो आप नोटिस करोगे तो बर यहां सेकंड फॉर्म ऑफ नजर आ रही है, और अगर बर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रही है इफ के साथ में तो जाहिर सी बात है यहां सेकंड कंडीशनल है, और सेकंड कंडीशनल अगर अप्लाई हो गया तो नॉर्मल वाली क्लाउज के अंदर मैंने क्या कहा था, तो आप कहेंगे भैया जी अगर कोई मॉडल वर्ब रहेगी तो वो गलत हो जाएगी, वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ सकता था, ये वाली बात थी। तो भाई अब तो ये तो बात हो गई हमारी, लेकिन क्या इसको मैं किसी और तरीके से भी लिख सकता हूं? जी भाई बिल्कुल हम लिख सकते हैं। या तो पहला तरीका ये हो सकता है कि इफ कंजंक्शन की जगह हम कोई और कंजंक्शन लगा दे, वो एज, इफ, एज दो, इफ ओनली, वो जो बताए थे वो लगा सकते हो, या फिर आप इन्वर्जन भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहां दूसरा तरीका सीख रहे हैं, तो मैं आपको इन्वर्जन अप्लाई करके दिखाता हूं। अब देखो ये यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो है, लेकिन कौन सी दे रखी है? बर दे रखी है आपको। तो मैंने कहा था बर वाले केस में आप बर को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। तो बस यही आपको करना है, बर लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर आप जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह दे रखा होगा वो लगा देंगे। हालांकि ये मेन रूप से अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इस आई के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो एडजेक्टिव वगैरह मान सकते हो आप इसको, और एक वर्ड के रूप में नहीं है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप मान के चलो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला मान के चलो। देखो ऐसा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये मत कहना कि गुरुजी गलत बात बता दी। गलत बात नहीं बताई है मैंने, मैं केवल कह रहा हूं कि आप चीजों को आसान बनाने के लिए ये मान के चल सकते हैं कि आपने यहां सब्जेक्ट, पहले आपने बर लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर लगाया। हालांकि ये यहां पे ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि ये आई के बारे में इंफॉर्मेशन है, और सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव होती है। अब ये एक वर्ड होता तब तो मैं इसको एडजेक्टिव बोल देता, लेकिन ये एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, एक आपका आर्टिकल है, एक नाउन है, तो ये अपने आप में यहां पर जिस चीज का काम कर रही है वो एडजेक्टिव है, इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपने आप में फ्रेज कहलाता है। जानते हैं ना, बहुत अच्छे से बताई हुई है सारी बातें। तो भाई अब इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। तो आप इसको इन्वर्जन जब अप्लाई करोगे तो आपको बर लगाना पड़ेगा पहले, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो बोलेंगे बर आई अ बर्ड। तो हमने पहले क्या लिखा? हमने पहले बर लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया उसका। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? बर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो ये भी एक तरीका इन्वर्जन दिखाने का हो सकता है। कई बार एग्जामिनर इसी तरीके से दिखाता है और इधर और चीजें लगा देता है, कुड वगैरह लगा देता है वगैरह, तो वो चीजें फिर गलत हो जाएंगी, क्योंकि आपको देखते ही तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहां इन्वर्जन अप्लाई करके दिया है और ये भी कंडीशनल को दिखाने का एक तरीका है। तो यहां पे तुरंत आपको समझ जाना चाहिए होगा कि यहां पे गड़बड़ दे रखी है। या कई बार यहां पे वॉज आई अ वर्ड करके दे देगा, यहां बर की जगह वॉज करके दे देगा। तो मैंने बताया कंडीशनल में आई के साथ या इवन कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ केवल केवल बर ही आता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस मेरे भाई इसी तरीके से आप किसी भी तरीके के कंडीशनल को दिखाने के लिए इन्वर्जन का यूज कर सकते हैं। इन्वर्जन जिस क्लाउज में अप्लाई करेंगे याद रखना वो केवल केवल कंडीशन वाली क्लाउज होगी, केवल कंडीशन वाली क्लाउज के अंदर ही इन्वर्जन अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट पॉइंट और बचा है जिसको हमें सीखना है, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। लास्ट पॉइंट जो है वो असल में थर्ड कंडीशनल से रिलेटेड है, यानी लास्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं वो थर्ड कंडीशनल से रिलेटेड है। तो उसको ध्यान से आप समझिएगा। चलिए तो दिखाते हैं आपको लास्ट वाला। देखिए लास्ट वाला जो होता है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ध्यान से एक चीज समझनी है इसमें। तो स्लाइड नहीं चलती हैं भाई। चलिए देखिए यहां पर जो लास्ट वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे मेंस में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जितने भी मैंने आज की क्लास में पॉइंट्स कवर किए हैं इनसे मोस्टली क्वेश्चंस जो देखने को मिलते हैं वो मेंस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चा प्री लेवल पे इनको टैकल इतनी जल्दी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आती हैं चीजें। वो इनको नॉर्मली टैकल करने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि नॉर्मली क्वेश्चन है ये तो, लेकिन भाई थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं ये, तो इनको मेंस लेवल पे ही पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कई बार हमारा जो कंडीशनल है वो बट फॉर से भी बनाया जाता है। अब बट फॉर का मतलब होता है, अगर आपको मैं बताऊं तो ये हिंदी में मीनिंग करता है के बिना। ठीक है, लेकिन आपको पता है ये जो बट फॉर होता है ये बराबर होता है किसके? थर्ड कंडीशनल के।
याद रखना जो ये बट फॉर होता है ये किसके बराबर होता है, थर्ड कंडीशनल के बराबर होता है। क्योंकि इसका जब आप इंग्लिश में मीनिंग लिखेंगे तो हिंदी में तो ये के बिना का मीनिंग करता है, लेकिन इंग्लिश में जो इसका मीनिंग निकल के आता है वो ये इसके बराबर माना जाता है। ये इफ इट हैड नॉट हैपेंड, यदि ऐसा ना हुआ होता, तो ये अपने आप में ये मीनिंग रखता है। अब आप अगर इसके अंदर नोटिस करोगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि भाई इफ वाली क्लाउज है तो कंडीशन बता रही है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म इसके अंदर इंक्लूड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म इसके अंदर इंक्लूड है। तो आप मुझे बताओ इफ वाली क्लाउज के अंदर अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा होता है तो वो कौन सा कंडीशनल माना जाता है, तो आप कहेंगे थर्ड कंडीशनल। तो भाई वही तो मैंने बताया कि जो बट फॉर होता है इसका मतलब के बिना के सेंस में आता है कि यदि ऐसा ना हुआ होता, तो वो थर्ड कंडीशनल के अंदर आता है। क्योंकि इसका हिंदी में मीनिंग ये था, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया कि यदि ऐसा ना हुआ होता, तो इसको इंग्लिश में लिखोगे तो यही तो बनेगा, इफ इट हैड नॉट हैपेंड, यदि ऐसा ना हुआ होता। तो यहां पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म बन रहा है, जो कि इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है तो वो थर्ड कंडीशनल की तरफ इशारा करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई अगर इफ के साथ वाली क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपने लगा दिया और साथ वाली क्लॉज में आपको क्या लगाना पड़ेगा फिर, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि मिलकर अपने आप में पूरा क्या बना लेते हैं, थर्ड कंडीशनल बना लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका थर्ड कंडीशनल। तो थर्ड कंडीशनल कुछ इस प्रकार से बनता है। अब याद रखना इस पूरे स्ट्रक्चर की जगह पे कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा, केवल इसकी जगह पे आपको देखने को मिलेगा बट फॉर, इस पूरे स्ट्रक्चर की जगह पे बट फॉर देखने को मिलेगा। और जिस चीज की बात कर रहे होंगे जे वो यहां पे आ जाएगी, तो बट फॉर के बाद सीधा वो चीज यहां पे देखने को मिल जाएगी जिसमें यहां बात हो रही होगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म के जगह पे। ठीक है, समझ में आ गई बात। और बाकी तो आप जानते ही हैं, जब बट फॉर आपको दे रखा होगा तो वो थर्ड कंडीशनल के बराबर होगा, तो इसके साथ वाली क्लाउज में भी यहां पे फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो दोनों में से कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, बस आपको याद रखना है दोनों ही स्ट्रक्चर किसको दिखाते हैं, थर्ड कंडीशनल को दिखाते हैं। सिंपल सी बात है। तो बस ये छोटी सी बात समराइज करके अपने माइंड में ध्यान रखनी है कि बट फॉर कभी भी यूज होगा तो वो थर्ड कंडीशनल को दिखाएगा। उसका हिंदी मीनिंग ये लिखा हुआ है, इंग्लिश मीनिंग ये होता है, इसके अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म छिपा हुआ होता है और ये कंडीशन वाली क्लाउज को दिखाने के लिए आता है। इसीलिए भाई ये थर्ड कंडीशनल दिखाता है, सीधे सीधे बात है। क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि यदि इफ वाली क्लाउज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसी आईएस वाली फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आईएस वाली फॉर्म आती है, तो वो अपने आप में या तो फर्स्ट कंडीशनल बना रहा होगा या जीरो कंडीशनल बना रहा होगा। तो ये चीज मैंने आपको बताई। फिर मैंने कहा यदि इफ के साथ में सेकंड आपको देखने को मिलेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आपका बर वगैरह देखने को मिलेगा या और कोई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगी, तो वो अपने आप में सेकंड कंडीशनल हो जाएगा। और थर्ड कंडीशनल क्या होगा, इफ के साथ वाली क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। ज्यादातर गलतियां एग्जामिनर ये करता है कि यहां या तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म कर देगा या हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर देगा। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है और याद रखना इनमें इन्वर्जन भी अप्लाई हो जाता है। तो बट फॉर के साथ स्ट्रक्चर दिखा दूं आपको एक, देखो ध्यान से देखना, ऐसे करके but for his help you cannot do this work। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन ठीक है? तो आप कहेंगे भैया जी वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तब तो ठीक लग रहा है, क्या ही दिक्कत है। लेकिन मेरे भाई जब तक आपको इस बट फॉर की नॉलेज नहीं होगी आप क्वेश्चन गलत करोगे। ये आपको लगेगा उसकी मदद के बिना तुम ये काम नहीं कर सकते हो, आपको हिंदी निकालोगे बिल्कुल ठीक लगेगी, लेकिन भाई बट फॉर के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो आपको पता होगा कि भाई ये तो कंडीशन दिखाता है, कंडीशन दिखाता है वो भी कौन सी, थर्ड कंडीशनल। अब थर्ड कंडीशनल अगर दिखाता है तो ये कैन नॉट तो गलत हो गया फिर, क्योंकि यहां पे हमें क्या लगाना होगा, वुड हैव डन लगाना होगा। क्या लगाना होगा, वुड हैव, और ये डू भी कटेगा, इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, डन। तो उसकी मदद के बिना तुम ये काम नहीं कर पाते भाई, कर ही नहीं सकते थे तुम उसकी मदद के बिना ये काम, ऐसे करके बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो बट फॉर हिज हेल्प यू वुड नॉट हैव, क्योंकि नॉट वाला है तो भाई नॉट भी तो लगा दो यहां पे, ये नॉट कैसे भूल गए, नॉट भी लगा दो, तो वुड नॉट हैव डन दिस वर्क।
ठीक है ना। तो ये चीजें हैं आपकी भाई, इनको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। इसी प्रकार से आपको चीज़ों को देखना है, और इसमें चीज़ें नहीं हैं ज़्यादा खास, बस आपको ये चीज़ें देखनी है। तो आपने आज की क्लास में जो चीज़ें सीखी हैं वो क्या चीज़ें थी अपने आप में। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको सिखाया कि भाई जो कंडीशनल वाली बात होती है, तो कई बार बच्चा मन में वही चीज़ लेके चलता है कि भाई कंडीशन मतलब इफ वाली क्लाउज होगी, इफ वाली क्लाउज से ही कंडीशन वाली क्लाउज बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी जगह पे कुछ और चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मैंने वो चीजें आज आपको बताई। फिर मैंने दूसरी बात आपको बताई कि कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए आप मेरे भाई दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, जो कि इन्वर्जन का तरीका होता है, और वो किसी भी कंडीशनल में अप्लाई किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द केस में आप नोटिस करोगे वो फर्स्ट कंडीशनल में देखने को मिलेगा, थर्ड कंडीशनल में देखने को मिलेगा, और सेकंड वाले में देखने को मिलेगा। जीरो कंडीशनल में जल्दी देखने को नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि जीरो कंडीशनल में कंडीशन तो होती ही नहीं है ना, वो तो एक रियल सिचुएशन होती है, तो वहां पे देखने को नहीं मिलता है। बट इन तीनों में देखने को मिल जाता है। सबसे ज्यादा देखने को मिलता है थर्ड कंडीशनल के अंदर और सेकंड वाले के अंदर, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो हमने ये सीखा कि ये जो बट फॉर होता है ये थर्ड कंडीशनल के इक्वल होता है, बिल्कुल। तो थर्ड कंडीशनल की तरह ये काम करेगा। जब भी ये आएगा तो इसके साथ एग्जामिनर अलग अलग मॉडल वर्ब्स लगा के देगा या अलग अलग वर्ब्स लगा के दे देगा, बट वो सारी गलत हो जाएंगी, क्योंकि थर्ड कंडीशनल है तो हमें उसके साथ जो उसके पास वाली क्लाउज होती है उसके अंदर वुड है प्लस थर्ड फॉर्म ही अप्लाई करना पड़ेगा, तभी स्ट्रक्चर बैलेंस होगा, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें थी, बस कंडीशनल हमारा छोटा सा चैप्टर था जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।